हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान के सिंह द्वार अलवर में एक सैर और इतिहास एपिसोड के तहत आज आप यात्रा करेंगे हमारे साथ अलवर की प्राचीन राजधानी राजगढ़ की। आज के इस वीडियो में फिल्मांकन और तकनीकी में मेरा सहयोग कर रहे हैं पीयूष और मेरे द्वारा आज राजगढ़ के इतिहास को खंगाला जा रहा है। राजगढ़ के इतिहास से आप सभी को अवगत कराया जा रहा है। अलवर की प्राचीन राजधानी राजगढ़ का इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अपना बहुत ही सुंदर इतिहास लिखा हुआ है। उस इतिहास से अवगत कराना ही आज का हमारा उद्देश्य है। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही रोचक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आज तक शायद आपने यह नहीं सुना होगा कि किसी रियासत का संस्थापक एक देवता का रूप रहा हो और वह संस्थापक अपनी प्रजा की रक्षा एक सिंह के रूप में करता हो। जी हाँ मित्रों, यहाँ के संस्थापक जो थे उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वो रात्रि में सिंह शेर का रूप धारण करके अपनी प्रजा की रक्षा किया करते थे। तो आइए हम लोग चलते हैं उस इतिहास की यात्रा की ओर और आपको उस इतिहास की यात्रा से जो तथ्य हैं वो हम लोग आपको परिचित कराते हैं। मित्रों, दूसरी शताब्दी के लगभग माचेडी, जिसको आज आप माचेडी के नाम से जानते हैं, माचेडी ये वही माचेडी है जिसके लिए मध्यकाल में अंतिम हिंदू शासक यानी कि दिल्ली का अंतिम हिंदू सुल्तान, जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से आप जानते हैं, वह माचेडी से ही संबंधित रहे हैं। उसी माचेडी के प्रारंभिक इतिहास से और माचेडी से जो रियासत का विस्तार राजगढ़, राजौरगढ़, राजपुर की ओर हुआ और यहाँ से अलवर तक जो पहुँचा, इसकी पूरी यात्रा से हम आपको अवगत कराने वाले हैं। राजगढ़ में जिन जिन वंशों का अधिकार रहा उनमें थे गुर्जर प्रतिहार वंश, बड़ गुर्जर वंश, आमेर के कछवाहा वंश, नरूका वंश। इन सभी का अधिकार राजगढ़ किले पर रहा, राजगढ़ नगर में रहा। हम आपको दूसरी शताब्दी से और 18वीं शताब्दी तक जो भी शासक यहाँ पर हुए हैं उनका क्रम आपको आज बताने वाले हैं। आइए हम लोग चलते हैं पहले माचेडी की ओर। माचेडी जिसे मत्स्यपुरी के नाम से जाना जाता था, मत्स्यपुरी के नाम से इसकी स्थापना महाराज बागसिंह के द्वारा बताई जाती है। महाराज बागसिंह ने 145 ईस्वी में, जो कि महाराज बागसिंह गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित रहे हैं, इन्होंने राजगढ़ दुर्ग की स्थापना की। राजगढ़ दुर्ग जो आज बहुत विस्तृत है, यह ऐसा दुर्ग नहीं था, बहुत छोटा दुर्ग था और किले के पूर्व की ओर एक नगर स्थापित किया। उस नगर को उस समय बागपत के नाम से जाना जाता था। अभी हमने आपसे कहा कि इस संस्थापक जो कि सिंह का रूप धारण करते थे, वो राजगढ़ नगर के संस्थापक महाराज बाग राज सिंह जी थे। इनके गुरु भूरा सिंह जी महाराज थे। महाराज बागराज सिंह को यह वरदान प्राप्त था कि वो मानव से शेर का रूप धारण कर सकते थे। रात्रि के समय वो शेर का रूप धारण करके अपनी प्रजा की रक्षा किया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वो जब मानव से शेर का रूप धारण कर रहे थे तो हमें जनश्रुति के द्वारा यह जानकारी मिली है कि उन्हें किसी ने देख लिया था रूप बदलते हुए, और वो प्रतापगढ़ की जो पाल है वहाँ पर पत्थर के शेर के रूप में तब्दील हो गए और तभी वो पत्थर के शेर से दोबारा वो मानव का रूप सजीव रूप में धारण नहीं कर पाए।
लेकिन पत्थर के शेर बनते हुए भी वो प्रजा की रक्षा करते थे। रात्रि में पाषाण मूर्ति से आवाजें आया करती थी, जिसे सुनकर के चोर लुटेरे नगर की ओर नहीं आते थे। लेकिन एक बार उस पाषाण प्रतिमा का सिर लुटेरों के द्वारा काट दिया गया, यानी कि वो तोड़ दिया गया था। तब से वहाँ से आवाज़ आना भी बंद हो गई। यह जानकारी हमें यहाँ से जनश्रुति के आधार पर प्राप्त हुई है, और यह जो जनश्रुति है वो यहाँ के लोगों में काफ़ी रूप से प्रचलित है। हो सकता है कि यह बात किन्हीं लोगों को विश्वास में नहीं आए, लेकिन मित्रों, हम ये कहना चाहेंगे कि धुआं वहाँ उठता है जहाँ आग होती है। जहाँ आग ही नहीं होगी वहाँ धुआं भी नहीं उठेगा। जनश्रुति हम ये मानते हैं कि समय के साथ बदलती है, उसमें बदलाव आता है, लेकिन जनश्रुति में एक सच्चाई भी कहीं ना कहीं होती है, इसे भी हम नकार नहीं सकते। बागराज सिंह जी महाराज का यह मंदिर वहीं बना हुआ है जहां पूर्व में ये मूर्ति स्थापित थी। बागराज सिंह जी जो हैं यहाँ पत्थर के जो शेर बने थे ये यहाँ मौजूद हैं, और एक भव्य मंदिर यहाँ स्थापित किया गया है श्रद्धालुओं के द्वारा। हमें ऐसी जानकारी मिली है कि अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ इन्हें मन्नत मांगने के लिए, सिर नवाने के लिए, पूजा करने के लिए आज भी आते हैं। यहाँ के मंदिर में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ भी यहाँ लगी हुई हैं, जिसमें जैसे पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर हैं उनकी मूर्ति यहाँ स्थापित है। लेकिन जैन धर्म से राजगढ़ रियासत का क्या संबंध रहा है, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई। हमने इसका काफ़ी प्रयास किया, हमने खोजा, लेकिन हमें उसकी जानकारी मिल नहीं पाई। यहाँ पुजारी जी महाराज हमें सिर्फ इतना बता पाए कि ये मूर्तियाँ जो हैं मंदिर निर्माण से पहले यहाँ वैसे ही रखी हुई थी, खंडित अवस्था में थी। इन्हें श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ दीवारों में स्थापित कर दिया गया और पूजा अर्चना उन मूर्तियों की जा रही है। महाराज बागराज सिंह द्वारा जब राजगढ़ नगर की स्थापना की गई तो उस समय उस नगर को बागपत के नाम से जाना जाता था। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा राजदेव का जब शासनकाल यहाँ आया तो तब से इस नगर का नाम बागपत से राजगढ़ पड़ा। राजा राजदेव ने किले का जीर्णोद्धार करवाया। इसके अवशेष जो अन्य विकास के भी जो थे, आज भी हम पुराना राजगढ़ के नाम से जो क्षेत्र जाना जाता है वहाँ पर देख सकते हैं। राजौरगढ़ रियासत से 960 ईस्वी का मंथन देव शिलालेख मिला है। राजौरगढ़ जहाँ नीलकंठ मंदिर स्थित है, जहाँ से लगभग दूसरी शताब्दी की प्राचीन मूर्तियाँ भी काफ़ी यहाँ रखी हुई हैं। यहाँ जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी स्थित है। मंथन देव शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है कि 959 ईस्वी में महाराज सावट के पुत्र मंथन देव का यहाँ पर शासन था। गुर्जर प्रतिहार शासकों के बाद यहाँ पर बड़गुजरों का शासन स्थापित हुआ। बड़गुजर जो थे वो मंथन देव के ही वंशज माने जाते हैं। राजा देवकुंड बड़गुजर ने यहीं पास में वैदती नगर भी बसाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के काल में राजा गांगदेव का शासन था, जो कि आसल देव के पुत्र थे। माचेडी से 1369 ईस्वी व 1382 ईस्वी के दो शिलालेख यहाँ से प्राप्त होते हैं। 1458 ईस्वी में राजा राम सिंह के पुत्र राज्यपाल का यहाँ पर शासन था। राज्यपाल के पुत्र कुंभ हुए और कुंभ के दूसरे पुत्र का नाम अशोकमल था। अशोकमल का ही एक दूसरा नाम ईश्वर मल भी था। उन्हें इतिहास में ईश्वर मल के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के इतिहासकार ईश्वर मल की तुलना महाराणा प्रताप से करते हैं, क्योंकि ईश्वर मल का समकालीन दिल्ली शासक सम्राट अकबर था और ईश्वर मल ने
सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और ना ही डोला भेजा, जिस कारण सम्राट अकबर नाराज हो गए और मुगल सेना ने देवती राज्य उनसे छीन लिया। सिर्फ राजौरगढ़ रियासत ही ईश्वरमल के पुत्र बीका के अधीन रही थी। राजगढ़ से बड़गुजरों का जब शासन समाप्त हो गया था तो राजगढ़ राज्य आमेर रियासत में मिला लिया गया था, क्योंकि आमेर शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की हुई थी और उससे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए हुए थे। आमेर शासक उदयकर्ण के पुत्र बरसिंह, बरसिंह के पुत्र महिराज और महिराज के पुत्र हुए नरु। नरु के द्वारा ही नरु का शाखा स्थापित की गई थी। महाराज नरु के 5 पुत्र हुए, जिनमें पहले लाला सिंह, इन्होंने लालावत नरु का शाखा स्थापित की और अलवर राज्य इनको मिला। दूसरे पुत्र हुए दासा सिंह। दासा सिंह ने दासावत नरु का शाखा बनाई। उनियारा, लावा, जावली और गढ़ी जो रियासतें थी वो इनके अधीन रही। तीसरे जो पुत्र थे वो तेज सिंह थे। इन्होंने तेजावत नरु का शाखा स्थापित की। हाथीहेड़ा और जयपुर का कुछ भाग इनके अधीन रहा था। जैत सिंह जो चौथे पुत्र थे, इन्होंने जैतावत नरु का शाखा स्थापित की। इनके अधीन गोविंदगढ़, पीपलखेड़ा जो क्षेत्र है वो इनके पास था। और 5वें नंबर के जो पुत्र थे वो छीतर सिंह, इन्होंने छीतरोत नरु का शाखा स्थापित की। मेनाला और केकड़ी का इलाका इनके पास था। लाला सिंह का जो राज्य है वो दासा सिंह को नरु के द्वारा दिया गया, क्योंकि महाराज नरु की दृष्टि में लाला सिंह कमजोर साबित हुए। घटनाक्रम यह है कि नरु ने लाला को आमेर पर आक्रमण करने के लिए एक बार कहा, लेकिन लाला सिंह के द्वारा आमेर को अधीन करने से मना कर दिया गया। इस प्रकार लाला सिंह जो हैं वो महाराज नरु की दृष्टि में कमजोर साबित हुए और लाला सिंह को सिर्फ मोजाबाद का क्षेत्र दिया गया था। आमेर शासक भारमल ने स्वयं के प्रति लाला सिंह की वफादारी देखी, क्योंकि लाला सिंह जो थे उन्होंने आमेर पर आक्रमण नहीं किया। इस दृष्टि से भारमल जो शासक थे आमेर के, उनकी दृष्टि में लाला सिंह वफादार रहे। इससे भारमल ने लाला सिंह को राव की उपाधि प्रदान की और उनसे बड़े खुश हुए। भारमल ने लाला सिंह के पुत्र उदय सिंह को अपनी सेना में शामिल कर लिया। उदय सिंह के पुत्र हुए जिनका नाम लाड़ था। लाड़ की जो सेनापतित्व वाली जो शक्ति थी उससे मुगल सम्राट अत्यधिक प्रसन्न हुआ था। मुगल सम्राट ने लाड़ को खान की उपाधि से नवाजा। इस प्रकार लाड़ का नाम लाड़ खान हो गया। लाड़ खान का पुत्र हुआ था फतेह सिंह और फतेह सिंह के पुत्र थे कल्याण सिंह, कर्ण सिंह, अक्षय सिंह, रणछोड़, दास सिंह। कल्याण सिंह प्रथम राव माने गए, जिन्हें आमेर शासक राम सिंह ने अपने पुत्र कीर्ति सिंह के साथ कामा मेव विद्रोह दमन के लिए भेजा था। कल्याण सिंह ने मेव विद्रोह दमन किया। इससे प्रसन्न होकर कल्याण सिंह को जयपुर राज्य की ओर से 2.5 गांव, जिसमें माचेड़ी, राजगढ़ और आधा राजपुर शामिल थे, जिसे 25 दिसंबर 1671 को कल्याण सिंह को जयपुर रियासत की ओर से प्राप्त हुआ था। 2.5 गांवों के अतिरिक्त इन्हें 84 घोड़े की जागीर भी प्रदान की गई थी। महाराजा कल्याण के 6 पुत्र हुए थे, जिनमें 5 जीवित थे। एक पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उन 5 पुत्रों में अमर सिंह, उग्र सिंह, श्याम सिंह, ईश्वरी सिंह और जोधा सिंह थे। इनके पास 5 अलग अलग रियासतें थी। अमर सिंह के पास खोरा, उग्र सिंह जिसका नाम आनंद भी था उसके पास माचेड़ी, श्याम सिंह के पास पाड़ा और ईश्वरी सिंह के पास पलवा और जोधा सिंह के पास पाई रियासत थी।
इन पांचों रियासतों को पंच ठिकाना भी कहा जाता था। इनके जो वंशज थे वो 12 कोटड़ी कहलाते थे। 12 कोटड़ी शब्द जयपुर की परंपरा से संबंधित रहा है। माचेड़ी शासक उग्र सिंह के 2 पुत्र हुए, एक का नाम जोरावर सिंह था, दूसरे का नाम जालिम सिंह था। माचेड़ी के जो शासक बने वो जोरावर सिंह बने और जालिम सिंह को बीजवाड़ रियासत प्राप्त हुई। जोरावर सिंह का पुत्र राव मोहब्बत सिंह हुआ और राव मोहब्बत सिंह माचेड़ी राजगढ़ का शासक बना। 1756 ईस्वी में बरवाड़े के युद्ध में जयपुर रियासत की ओर से लड़ते हुए राव मोहब्बत सिंह शहीद हो गया था। राव मोहब्बत सिंह की 12 खंभों की छतरी आज भी राजगढ़ में स्थापित है, वो बनी हुई है। राव मोहब्बत सिंह की छतरी बहुत भव्य छतरी है, किंतु देख रेख के अभाव में आज वो संकटाग्रस्त स्थिति में है। थोड़ी वह उसमें टूट फूट यहाँ पर हो चुकी है। 1769 ईस्वी में मुगल सेनापति मिर्जा नफत खान ने प्रताप सिंह की सहायता से, प्रताप सिंह जो कि मोहब्बत सिंह, राव मोहब्बत सिंह के पुत्र थे, प्रताप सिंह की सहायता से भरतपुर पर अधिकार कर लिया था। जब प्रताप सिंह ने मिर्जा नफत खां की सहायता भरतपुर पर अधिकार करने में की तो प्रताप सिंह की बहादुरी की सिफारिश जो है मुगल शासक से नफत खां के द्वारा की गई और सहायता के बदले नफत खां की सिफारिश के आधार पर मुगल बादशाह शाह आलम ने माचेड़ी की शाही सनद प्रताप सिंह को प्रदान कर दी। शाही सनद माचेड़ी की प्रताप सिंह को प्राप्त होने से प्रताप सिंह पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक तो नहीं हो पाए, लेकिन एक आंशिक रूप से स्वतंत्र शासक के रूप में वो वहाँ पर शासन करने लगे। प्रताप सिंह को मुगल शासक शाह आलम की ओर से राव राजा की उपाधि भी प्रदान की गई और सम्मान बतौर उन्हें 5000 का मनसब भी प्रदान किया गया था। राव प्रताप सिंह जो कि अब एक स्वतंत्र शासक की भांति शासन करने लगे थे। राव प्रताप सिंह जो हैं एक कुशल राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी और सफल सेनापति थे। उनके व्यक्तित्व को देख कर के जो अन्य सामंत थे वो ज्वेलसी उनके साथ रखा करते थे, जिसे देख करके आसपास की अन्य सामंत उनके प्रति मनभेद की स्थिति में आ गए और उनके मन दुर्भाव से भर जाते थे। राव प्रताप सिंह का जो पहला एक विरोधी सामंत हुआ वो चौमू के ठाकुर जोधा सिंह नाथावत थे। जोधा सिंह नाथावत से संबंध राव प्रताप सिंह के ज़्यादा ठीक नहीं थे। उनके संबंध बिगड़ने का कारण यह था कि राव प्रताप सिंह और जोधा सिंह की जो बैठक थी वो जयपुर शासक माधो सिंह के दाहिनी ओर हुआ करती थी। नाथावत को यह बात पसंद नहीं थी। जयपुर शासक माधो सिंह ने उनकी बैठकों का समय बदल दिया। जैसे पहले दिन यदि प्रताप सिंह की बैठक है तो नाथावत की बैठक दूसरे दिन हुआ करती थी, जिससे यह हुआ कि इनका आपसी जो मतभेद है वो शांत हो गया। 1755 ईस्वी में राव प्रताप सिंह ने मराठा सेना से रणथंबोर दुर्ग की रक्षा की और जयपुर राजघराने की सहायता की। जयपुर राजघराने में यह सहायता जब की गई तो राव प्रताप सिंह की राजनीतिक प्रतिष्ठा और बढ़ी। 1760 ईस्वी में उनियारा के ठाकुर सरदार सिंह दासावत को भी अपने प्रभाव में राव प्रताप सिंह ने लिया, क्योंकि सरदार सिंह दासावत ने जयपुर शासक की अनुमति के बिना मराठा महाराव होलकर से संधि कर ली थी। प्रताप सिंह जयपुर में बढ़ते प्रभाव के कारण जयपुर शासक माधो सिंह को भी प्रताप सिंह के ऊपर शक होने लगा था। भविष्यवेत्ता उनके बारे में यह भविष्यवाणी करने लगे कि राव प्रताप सिंह की आंखों में वो चमक है जो कि
एक बड़ा शासक इन्हें बनाने के लिए देखी जा सकती हैं। एक बार माधो सिंह ने शिकार के बहाने प्रताप सिंह को अपने साथ लिया और उनकी हत्या करनी चाहिए, लेकिन प्रताप सिंह बाल बाल बच गए। प्रताप सिंह नाराज होकर जयपुर को छोड़ करके भरतपुर रियासत आ गए, जहां भरतपुर रियासत के उस समय शासक रहे जवाहर सिंह ने उनकी बहुत खातिरदारी की, उनका स्वागत किया, उन्हें शरण और सम्मान दिया। लेकिन प्रताप सिंह के दिल में जयपुर रियासत के प्रति जो भक्ति थी वह अभी भी कायम थी। 1767 ईस्वी में जयपुर व भरतपुर के मध्य मावंडा का युद्ध हुआ, जिसमें राव प्रताप सिंह ने जयपुर रियासत का साथ दिया और जयपुर रियासत को विजय दिलाई। युद्ध का कारण यह था कि भरतपुर शासक घूमने के बहाने जाकर के एक बड़ी सेना को जो लेकर गए थे, वो वहां जयपुर के कुछ क्षेत्र को अपने अधिकार में लेना चाह रहे थे। यह बात राव प्रताप सिंह को पता लग गई थी। राव प्रताप सिंह ने जयपुर के प्रति अपनी भक्ति को दिखाते हुए यह सूचना जो है जयपुर शासक को दे दी थी और जयपुर रियासत का साथ दिया। अब इसका परिणाम यह हुआ कि जयपुर शासक जो है उनकी राष्ट्रभक्ति से, उनकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न हुए और जो माचेड़ी जो रियासत है वो जो राव प्रताप सिंह से छीनी थी, उसे प्रसन्न होकर के वापस राव प्रताप सिंह को लौटा दी और 1770 ईस्वी में राजगढ़ किला बनाने की अनुमति उन्हें प्रदान की। अब समस्या किला बनाने में राव प्रताप सिंह के सामने धन अभाव की थी। धन इतना नहीं था कि जो राव प्रताप सिंह है राजगढ़ किले का भव्य रूप में निर्माण कर सके। विशेष बात यह है इस राजगढ़ दुर्ग की कि राव प्रताप सिंह के द्वारा जब इस दुर्ग में बड़े बड़े विशाल बुर्ज, यहाँ की दीवारें जो बनाई गई, इस दुर्ग का जो आज अब वर्तमान में आप देख रहे हैं, जो वर्तमान रूप राव प्रताप सिंह के द्वारा दिया गया वह जन सहयोग के द्वारा दिया गया। इस दुर्ग के निर्माण में जनता का भरपूर सहयोग रहा था और जनता ने अपने शासक का भरपूर सहयोग करते हुए इस दुर्ग का निर्माण करवाया। यह राजगढ़ दुर्ग अलवर के जितने भी दुर्ग हैं जो हम लोगों ने देखा, हमने उनका सर्वे किया, हमें इतना ऊंचाई पर स्थित और इतना मजबूत दुर्ग हमें बिल्कुल कोई अन्य दुर्ग नज़र नहीं आया। वैसे बहुत से दुर्ग अलवर जिले के अंदर यहाँ काफ़ी हैं, लेकिन ये दुर्ग अपने आप में बहुत विशालता लिए हुए है, बहुत ऊंचाई पर स्थित है। इसकी सुदृढ़ता और भव्यता की मिसाल हमें कोई दूसरी नहीं दिखाई देती है। प्रताप सिंह ने राजगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि 1775 ईस्वी में राव प्रताप सिंह ने अलवर की बाला किले से, उस समय बाला किले पर भरतपुर शासक महाराजा सूरजमल का अधिकार था, तो महाराजा सूरजमल की सेना को शिकस्त देकर यहाँ से निकाला और अलवर के बाला किले पर अधिकार किया। अलवर रियासत की स्थापना की और अलवर रियासत की जो राजधानी है उसे राजगढ़ को राजधानी बनाया। माचेड़ी जो दुर्ग है, माचेड़ी रियासत की राजधानी राजगढ़ बना और फिर राजगढ़ जो है उसकी वो जो है राजगढ़ को अलवर रियासत की राजधानी बनाया। आप यहाँ इस दुर्ग पर देखेंगे कि राव प्रताप सिंह के द्वारा सीताराम जी का यहाँ मंदिर बनवाया गया। इसकी जो बुर्ज है उस बुर्ज पर भवानी तोप रखी हुई मिलती है। अलवर रियासत जो राव प्रताप सिंह के द्वारा स्थापित हुई एक स्वतंत्र रियासत थी और इस स्वतंत्र रियासत की अभी हमने आपको बताया कि जो राजधानी बनी वह राजगढ़ बनी। 26 सितंबर 1791 को राव राजा प्रताप सिंह का देहांत हो गया। इस राजगढ़ दुर्ग में जो शीश महल है उस शीश महल का निर्माण महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पत्थर की बनी जो पक्की सड़क आपको दिखाई देती है जब आप दुर्ग की ओर जाते हैं, तो बहुत मजबूत सड़क जो कि हजारों सालों तक
अमिट रहने वाली सड़क है, उस सड़क का निर्माण महाराजा मंगल सिंह के द्वारा करवाया गया था। यह राजगढ़ दुर्ग, जब आप इस दुर्ग में एंट्री करते हैं तो यहाँ आपको एक पुलिस थाना दिखाई देता है। दरअसल ये पुलिस थाना आज वर्तमान में बना हुआ है, लेकिन रियासत काल में यहाँ पर शासकों के द्वारा अपने घोड़ों को बांधा जाता था। यह रियासतकालीन शासकों का अस्तबल था। हमें जो जानकारी यहाँ से मिली है वो यह है कि वर्तमान में यह जो दुर्ग है वो अलवर में जो कछवा वंशी जो राज परिवार है उसके जो सर्वे सर्वा उत्तराधिकारी आज जो वर्तमान में हैं, जिन्हें भंवर जितेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है, उनके अधिकार क्षेत्र में बताया जाता है। ऐसे में जानकारी मिली है कि थाने का जो किराया है वो आज वर्तमान में भी इनके राज परिवार के पास आता है। ये दुर्ग जो कि बहुत भव्य दुर्ग है, बहुत बड़ा दुर्ग है, इसकी कलात्मकता और सुदृढ़ता का सानी कोई दूसरा दुर्ग हमें नज़र नहीं आता। इस राजगढ़ दुर्ग की कलात्मकता पर और इसकी बनावट का, इसकी संरचना का एक दूसरा वीडियो जो हम आपको हमारे इसी राजगढ़ के इतिहास के दूसरे भाग में बनाने वाले हैं, और उसके पूरा स्ट्रक्चर जो है हम आपको या इस दुर्ग का, उसके बारे में, सुदृढ़ता के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो में हमने आपको जानकारी जो दी है वो माचेडी, राजगढ़, राजौरगढ़, राजपुर, ये जो क्षेत्र रहे हैं, अलवर, है ना, यहाँ के जो शासक हैं, जो राजगढ़ का जो विस्तार हुआ, जो अलवर की प्राचीन राजधानी राजगढ़ जो माना गया, उसके बारे में हमने आपको ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराया है। इस दुर्ग की जो स्थापत्य कला से संबंधित जो विशेषताएं हैं, इस दुर्ग का जो स्थापत्य है उसके बारे में जानकारी हम आपको दूसरे वीडियो में देंगे। यह जानकारी इतिहास के तथ्यों से संबंधित आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। आप सभी को नमस्कार।